हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिका ट्यूब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मास्टर कैडर साइंस का जो बैकलॉग पोस्टर्स के लिए जो एग्ज़ाम हुआ है अभी रिसेंट 2021 में, तो उसके जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो let us start with the first question. The first question is which is the correct relation for the diamagnetic materials. So जो diamagnetic materials होते हैं, for those materials the relative magnetic permeability that is mu r is always less than or equal to 1 and हमें mu r and susceptibility का relation पता है psi m प्लस 1। ठीक है, तो अगर म्यू आर अगर आपका लेस देन इक्वल टू 1 है, अगर 1 हो जाए तो उस केस में आपकी ससेप्टिबिलिटी 0 हो सकती है, जहाँ फिर अगर ये लेस देन 1 है, लेस देन 1 मीन्स लेट अस से कि ये 0.5 है इसकी वैल्यू, तो उस केस में आपकी ससेप्टिबिलिटी क्या आएगी इस रिलेशन से अगर हम देखें तो ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू है दैट इज़ लेस देन 0। तो जो गिवन ऑप्शंस हैं इन दोनों में ग्रेटर देन 0 है, दोनों रॉन्ग हो गए, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Second question is ratio of intensity of magnetization to the magnetization force is known as. So intensity of magnetization है कि आपका मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, और मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है जो आप फील्ड अप्लाई कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज द मटेरियल। सो जो इनकी रेशियो है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई ओवर द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एच, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। जो थर्ड क्वेश्चन है परमानेंट डायपोल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एंगुलर मोमेंटम। तो जो परमानेंट डायपोल हैं, ठीक है, वो किस में होता है, परमानेंट मैग्नेट्स में। जो परमानेंट मैग्नेट्स हमारे होते हैं दोज आर द मैग्नेट्स जहाँ जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज जनरेटेड बाय द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो जो मटेरियल या क्रिस्टल है उसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे, एटम्स में हमें पता है न्यूक्लियस है एंड देयर आर द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। सो इट मीन्स वहाँ पे जो टोटल एंगुलर मोमेंटम्स प्रेजेंट होंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, देन इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, एंड थर्ड इज द न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जो न्यूक्लियस का स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो भी उसमें प्रेजेंट होगा। तो तीनों को मिला के जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है दैट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द परमानेंट डायपोल। सो आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ क्वेश्चन है द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर आइसोटोप्स ऑफ सुपर कंडक्टर इज। सो जो आइसोटोप्स होते हैं हमें पता है कि इन केस ऑफ आइसोटोप्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम। सो आइसोटोप्स का मास अलग अलग होता है और ये एक इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ सुपर कंडक्टर्स। और इसमें जो रिलेशन है मास ऑफ the isotope root m into Tc is a constant. So it means कि अगर मास चेंज होगा तो जो Tc है क्रिटिकल टेम्परेचर वो भी डिफरेंट होगा। सो रूट एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर Tc। और यहाँ पे हमें बताना क्या है कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है सुपर कंडक्टर के आइसोटोप्स का वो क्या होता है, सेम होता है या डिफरेंट होता है, जीरो होता है या नॉन ऑफ दिस। तो इट मीन्स कि अगर डिफरेंट मास होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी डिफरेंट होगा। सो इसलिए आइसोटोप्स का क्रिटिकल टेम्परेचर डिफरेंट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनर्जी डज नॉट परमिट द थिकनेस ऑफ ब्लॉच वॉल टू इन्फिनिटी। तो ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स का क्वेश्चन है। जो ब्लॉच वॉल्स होती हैं इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स, दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ द मैग्नेटिक डोमेन्स। और यहाँ पे दो टाइप की एनर्जीज एक्ट करती हैं, वन इज एक्सचेंज एनर्जी एंड सेकंड इज एनिसोटोप एनर्जी। एंड ये दोनों इस तरह से एक्ट करती हैं एक दूसरे के ऊपर कि जो ब्लॉच वॉल की जो थिकनेस है वो इनफाइनाइट ना हो जाए। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे एक्ट करती हैं, तो इसलिए दोनों ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि ब्लॉच वॉल की थिकनेस है जो इन्फिनिटी ना हो, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रिपीटेबल एंटिटी इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नोन एज। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो एंटी रिपीट होती है जिससे लैटिस बनता है दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जीमन इफेक्ट कुड नॉट बी प्रूव्ड बाय। सो आंसर इज बोहर मॉडल। हमने जो बोहर मॉडल की एक मैंने वीडियो भी अपलोड करी है अपने चैनल पे, सो इसमें भी हमने डिस्कस करा है कि जो बोहर मॉडल है इट हैज़ एक्सप्लेन द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, बट व्हेन द हाइड्रोजन एटम वाज प्लेस्ड इन स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड तो जो उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस है वहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाती है। तो वो स्प्लिटिंग जो है दैट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय बोहर मॉडल।
विच वॉज लेटर ऑन एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एल एस कपलिंग, कि वहाँ पे इस कपलिंग की वजह से वो स्प्लिटिंग होती है, लेटर ऑन ये एक्सप्लेन करा गया। एंड इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। बोहर मॉडल जो है वो जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, of the following term symbols of NP2 atomic configuration 1s0 3p0 3p1 3p2 which is the ground state। तो हमें बताना है कि जो चार ये टर्म सिम्बल्स, ये कॉन्फ़िगरेशंस गिवन है हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स, कि इसकी एनर्जी लोएस्ट है। तो ये जो क्वेश्चन है मेरा, जो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का पार्ट 1 के MCQs हैं, उसमें ऐसे 2-3 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे हैं, और उसमें से एक इस पेपर में 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के। तो आपको वो वीडियो उसको देख लेना, क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या हमें देखना है, अगर आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स गिवन है, आपको पता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हम लिखते हैं 2s+1 Lj। ठीक है, तो पहले आपको देखना है कि किस स्टेट का जो s है वो मैक्सिमम है। s जो है तीनों स्टेट्स में अगर चेक करोगे आप, ये वाली में तीनों में s1 है, क्योंकि ये ट्रिपल स्टेट्स हैं। इस स्टेट में s0 है, तो इसलिए एस मैक्सिमम इन 3 स्टेट्स का होगा। तो तीनों में से कौन सी जो ग्राउंड स्टेट होगी, जो मिनिमम एनर्जी वाली स्टेट होगी, वो हमें नहीं पता चलेगा। फिर हम एल चेक करेंगे, तो जिसका एल मैक्सिमम होता है दैट स्टेट इज़ हैविंग द लोएस्ट एनर्जी। अगेन अगर एल आप तीनों ऑप्शंस में देखेंगे तो तीनों का एल 1 है। ठीक है, तो इससे भी पता नहीं चलेगा कि किसकी लोएस्ट एनर्जी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, हमें जे चेक करना होता है। तो अगर आपका जो ऑर्बिटल है, जो गिवन ऑर्बिटल है, यहाँ पे जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, तो अगर वो लेस देन हाफ फिल्ड है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, लेस देन हाफ फिल्ड, तो उस केस में जो जिसका जे स्मॉल है उस स्टेट का एनर्जी मिनिमम होता है, लोएस्ट एनर्जी होता है। अगर आपकी स्टेट जो है मोर देन हाफ फिल्ड है, तो उस केस में जिस वाली पर्टिकुलर स्टेट का जे लार्ज होगा दैट विल हैव, हमें गिवन है दैट इज़ NP2 कॉन्फ़िगरेशन एंड इट इज़ लेस देन हाफ फिल्ड, क्योंकि P में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यहाँ पे NP2 है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इट इज़ लेस देन हाफ फिल्ड। तो अगर लेस देन हाफ फिल्ड है तो जो भी गिवन स्टेट्स हैं, जैसे यहाँ पे हम तीनों ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं B, C, D, तो तीनों में से जिसका जे स्मॉल होगा उसकी लोएस्ट एनर्जी होगी, जब वो वाली स्टेट ग्राउंड स्टेट होगी। तो अगर देखो तो तीनों में जे किसका स्मॉल है, इस वाली स्टेट का। दिस स्टेट इज हैविंग जे इज इक्वल टू 0, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द लैंडेजी फैक्टर फॉर 3p1 लेवल ऑफ एन एटम इज, लैंडेजी फैक्टर निकालना है, और लैंडेजी फैक्टर का फॉर्मूला है, सो फॉर द गिवन 3p1 स्टेट s इज इक्वल टू 1, p के लिए l इज इक्वल टू 1 हो गया एंड j इज इक्वल टू 1 है, एंड व्हेन वी सब्स्टिट्यूट this value in this formula of Lagrange factor we will get g is equal to 3/2। ठीक है, सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द परटर्बेशन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, सो इट मीन्स कि व्हेन एन एटम इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस से कि हाइड्रोजन एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो जो उसकी स्पेक्ट्रल लाइन्स है उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है विच इज़ कॉल्ड जीमन इफेक्ट। और उसमें क्या होता है, जो परटर्बेशन है दैट इज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट विद द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सो इसलिए परटर्बेशन टर्म होगी -μ.b। और इसका एक इलेक्ट्रिक एनालॉग है कि अगर जो एटम है इट इज़ प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होती है दैट इंटरेक्ट्स विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में ये वाली टर्म परटर्बेशन टर्म होती है, और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज़ वेवलेंथ इन द विजिबल रेंज, तो हाइड्रोजन में जो सीरीज़ होती हैं लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड प्रफंड सीरीज़, उसमें से जो लाइमन है दैट फॉल्स इन द अल्ट्रावायलेट रीजन एंड बाल्मर सीरीज फॉल्स इन द विजिबल रीजन, बाकी जो तीनों हैं वो इंफ्रारेड रीजन में फॉल करती हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अल्फा डिके इलस्ट्रेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिनोमेना ऑफ, सो आंसर इज ऑप्शन ए क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, क्योंकि जो अल्फा डिके है दैट वाज गिवन बाय गैमो ने क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग कॉन्सेप्ट दिया था कि जो पार्टिकल है इन द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड इट कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। सो अगर अल्फा पार्टिकल जो है इफ इट इज़ ट्रैप्ड इन अ पोटेंशियल वेल, ठीक है, जैसे पोलोनियम की एग्जांपल उसने दी है कि अगर अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी है इट इज़ स्मॉल एज कम्पेयर टू द हाइट ऑफ द वेल, तो अगर उसके साथ वेव एसोसिएटेड है सो दैट वेव कैन टनल थ्रू द बैरियर एंड इट कॉजेज द डिके ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो इसलिए जो क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग है दिस फिनोमेना डिस्क्राइब्स द अल्फा डिके।
अदरवाइज क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो अल्फा डिके है दैट इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव मीटर हैज़ द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूक्लियाइड इज पेरेंट फॉर डीके सीरीज। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इनमें दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है कि सी आएगा या ए आएगा, क्योंकि 4 टाइप की रेडियो एक्टिव सीरीज हैं, यूरेनियम, थोरियम, नेपट्यूनियम एंड यूरेनियम एक्टिनियम। तो यहाँ पे यूरेनियम U-238 जो है दिस इज़ ऑल्सो पेरेंट न्यूक्लियस फॉर यूरेनियम सीरीज, यूरेनियम रेडियम सीरीज जो है, और जो थोरियम है इट इज़ ऑल्सो द पेरेंट फॉर द थोरियम सीरीज। तो दोनों में कौन सा आंसर करेक्ट है, इसमें कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रिनो वाज पोस्टुलेटेड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन। तो हमें पता है कि जो न्यूट्रिनो पोस्टुलेट है इट वाज गिवन बाय पॉली इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा ऑफ बीटा डिके। तो बीटा डिके में जब हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है विद एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, so the spectra is continuous, that is because of the emission of neutrino. This was postulated by Pauli. इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक इस आंसर के लिए वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करी हुई है ऑलरेडी। नेक्स्ट है, द पार्टिकल्स कैरिंग द स्ट्रॉन्ग फोर्सेज आर। स्ट्रॉन्ग फोर्सेज जो है उनके कैरियर्स होते हैं, दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड ग्लूऑन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और फोटोन्स जो हैं दे आर कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दोनों जो क्वेश्चन है 17-18 मैथमेटिकल फिजिक्स से हैं। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है टी साइन 2t का। तो ये फॉर्मूला है जो लैप्लेस है टी साइन AT अगर आपके पास है, उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन जो आएगा दैट इज इक्वल टू 2as ओवर s स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर होल स्क्वेयर। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 2, तो आंसर आएगा 4s ओवर s स्क्वेयर प्लस 4 होल स्क्वेयर। तो इसलिए इसमें ऑप्शन डी एंड ए दोनों करेक्ट हैं, क्योंकि दोनों सेम ही ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट है, द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन इज़ 1 ओवर एस ई पावर माइनस AS। तो यहाँ पे लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और हमें फंक्शन निकालना है कि फंक्शन कौन सा होगा। तो हमें यहाँ पे जो है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म गिवन है, हमें इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा EU माइनस ए। ई तो यहाँ पे एक तरह से कांस्टेंट ही है। U माइनस ए जो होता है दिस इज़ अ स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर हम इसकी वैल्यू लिखें, इट इज़ लाइक अ स्टेप, मीन्स इट इज़ 0 फ्रॉम 0 टू a। अगर t की हम लिमिट ले लें 0 टू a, और a से लेके इन्फिनिटी अगर t की वैल्यू होगी देन इट इज़ 1। सो अगर हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिखें U माइनस ए का, और जो e है वो तो कांस्टेंट ही है तो उसको आप यहाँ पे बाहर भी लिख सकते हैं। सो इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ई पावर माइनस ST इंटू U माइनस ए dt। तो ये जो स्टेप फंक्शन है इसकी 0 से लेके a तक वैल्यू 0 है, इसलिए ये वाला इंटीग्रल तो 0 हो जाएगा, और अब से a से लेके इन्फिनिटी तक करोगे तो वहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, तो इसलिए a से लेके इन्फिनिटी में U माइनस ए की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, और जब इसको सॉल्व करेंगे लिमिट लगाएंगे वी विल गेट द आंसर 1 ओवर s ई पावर माइनस AS, और जो e है वो साथ में आ जाएगा। ठीक है, सो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड रिलेशन फॉर पॉइजन्स ब्रैकेट्स। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है MSc लेवल का। तो जो पॉइजन्स ब्रैकेट्स होती हैं दे ऑलवेज एंटी कम्यूट। अगर फाई एंड साई यहाँ पे हैं तो एंटी कम्यूट करेंगी तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू माइनस साई फाई। आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन भी आपका क्लासिकल मैकेनिक्स से है। लैग्रेंजियन इज अ फंक्शन ऑफ, लैग्रेंजियन जो होता है दैट इज अ फंक्शन ऑफ q डॉट एंड t, वेयर q इज द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड q डॉट जो है इसको जनरलाइज्ड वेलोसिटी बोल देते हैं, एंड t इज टाइम। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m0 इज मूविंग विद वेलोसिटी 0.9 c, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इट्स किनेटिक एनर्जीज। हमें किनेटिक एनर्जी निकालनी है। किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है दैट इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी माइनस द रेस्ट मास एनर्जी। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी बॉक्स में भी पोस्ट करा था, वहाँ पे भी हमने किनेटिक एनर्जी और इसका रिलेशन यूज़ करा था। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है दैट इज़ mc स्क्वेयर एंड रेस्ट मास एनर्जी इज़ माइनस m0 c स्क्वेयर। तो जब हम m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे m0 ओवर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, एंड m0 c स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ होंगी यहाँ पे v और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, c स्क्वेयर तो कैंसिल ही हो जाएगा जब v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इसको सॉल्व करके
जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 1.3 m0 c स्क्वेयर। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इफ एल एंड एच आर द लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन रिस्पेक्टिवली द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू आई इज साइक्लिक देन इट इज एब्सेंट इन। तो जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट लैग्रेंजियन जो है एल इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ दैट कोऑर्डिनेट, तो उस कोऑर्डिनेट को हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। अगर आपका करली एल ओवर करली क्यू जो है 0 हो जाए देन दिस क्यू आई इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट मींस एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू आई। तो अगर एल जो है क्यू आई पे डिपेंड नहीं करेगा, क्यू आई साइक्लिक है एल के लिए, तो एच के लिए भी वो कोऑर्डिनेट जो है साइक्लिक ही होगा। तो इसका मतलब अगर वो एल में एब्सेंट है, यहाँ पे एब्सेंट की बात करेगी तो वो एच में भी एब्सेंट होगा, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m एंड n डू द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस q इज इक्वल टू क्यू एम कॉस एन पी एंड p इज इक्वल टू क्यू एम साइन एम पी रिप्रेजेंट द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है कि जो आपके कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स हैं q p दे आर कन्वर्टेड एज द कोऑर्डिनेट्स q p, ठीक है। तो जब ये फॉर्म चेंज होती है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, तो उस केस में आपकी जो हैमिल्टन इक्वेशंस हैं उन वो चेंज नहीं होती, बट जो हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम दैट कैन चेंज। सो इसमें क्या होता है कि इसमें कंडीशन होती है कि अंडर द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो पॉइसन ब्रैकेट है क्यू पी दैट रिमेन्स इनवेरिएंट मीन्स दिस इज इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन लगा के हम यहाँ पे m और n की वैल्यू निकालेंगे। उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सो दिस इज q एंड p विच इज़ गिवन, ठीक है। तो जब हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में एक पॉइसन ब्रैकेट की कैलकुलेशन करेंगे, दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे आप डेरिवेटिव्स लेंगे विद रिस्पेक्ट टू q एंड p एंड देन ये टर्म कॉमन आ जाएगी। इन द ब्रैकेट वी हैव कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन आ जाएगी। इस कंडीशन में अब जो हमारे पास गिवन ऑप्शंस हैं उसमें से हम देखेंगे कि अगर हम m की वैल्यू हाफ ले लें और n की वैल्यू 2 ले लें तो उस केस में q की पावर 0 हो जाएगी m हाफ के लिए, तो ये 1 हो जाएगा। और अगर m हाफ एंड n 2 है तो उस केस में दिस कंडीशन विल सेटिस्फाई। सो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा दैट इज m हाफ एंड n इज इक्वल टू 2। सो इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द वैलिड पॉइसन ब्रैकेट कंडीशन फॉर द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हमने अभी बात करी है कि जो पॉइसन ब्रैकेट है इट मीन्स इनवेरिएंट अंडर द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड जो कंडीशन है दैट इज ऑप्शन बी क्यू पी कॉम्यूटेटर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्यू इज इक्वल टू दिस एंड पी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये क्यू एंड पी हमारे पास गिवन है। द जनरेटिंग फंक्शन f3, हमें जनरेटिंग फंक्शन f3 निकालना है कि क्या होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस फॉर्मूले में आप देख सकते हो ये आपका f3 है, जनरेटिंग फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ p जनरलाइज मोमेंटा q, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है q इज इक्वल टू करली f3 ओवर करली p और pi इज इक्वल टू करली f3 ओवर करली q। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम जो हमारा गिवन p एंड q की वैल्यू है कैपिटल P कैपिटल Q की, वहाँ से हम f3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो ये हमारे पास कैपिटल Q गिवन है, यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है Q के साथ कॉस P। पहले हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले से स्मॉल q का वैल्यू निकालना है। दोनों पास दोनों साइड आप एक्सपोनेंशियल लोगे, उसके बाद फिर आप q की वैल्यू फाइंड कर लोगे। ऐसे ही जो p वाला फॉर्मूला गिवन है उस फॉर्मूले में स्मॉल q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो p की वैल्यू भी कैपिटल q एंड p की फॉर्म में आ जाएगी। ऐसे हमारा जो स्मॉल q है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल q एंड p। सिमिलरली जो कैपिटल P है दैट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ कैपिटल Q एंड P। ये आने के बाद हमें ये दो फॉर्मूले अभी मैंने आपको बताए हैं जनरेटिंग फंक्शन के। तो पहले क्या करना है, जनरेटिंग फंक्शन कैसे निकालना है, करली f3 ओवर करली p इज इक्वल टू माइनस q है, तो यहाँ पे f3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस q विद रिस्पेक्ट टू p। तो जब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो हम दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे, करली f3 ओवर करली q इज इक्वल टू माइनस p, हमें पता है। करली f3 ओवर करली q, f3 जो है वो हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे रिस्पेक्ट टू कैपिटल Q, तो ये आपके पास बन गया। और जो P है दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ Q एंड स्मॉल p, तो वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये जो f की वैल्यू है दैट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए आपका जो f का फॉर्म आएगा f3 का दैट इज़ माइनस ई स्क्वायर
माइनस ई पावर क्यू माइनस 1 होल स्क्वायर 10p प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल फोर्स इन न्यूटन्स acting on a body of mass 5 kg relative to the coordinate system moving vertically upwards on earth with acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो बॉडी है दैट इज मूविंग अपवर्ड और उसका एक्सेलेरेशन कितना गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपवर्ड मूविंग बॉडी के लिए उसके ऊपर एक्सेलेरेशन तो ए लग ही रहा है, इसके बिना उसके ऊपर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी भी एक्ट करेगा। तो जब फोर्स निकालेंगे फोर्स का फॉर्मूला होगा m इंटू जी प्लस ए। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे वी विल गेट द आंसर 74। 27 है व्हाट डज द मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स सजेस्ट। तो जैसे इस नाम से क्लियर है मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन मींस एग्जिस्टेंस ऑफ इन्फिनिटी ऑफ यूनिवर्स टुगेदर, जिसको हम पैरेलल यूनिवर्स का कंसेप्ट बोल सकते हैं। तो ये क्या सजेस्ट करता है कि देयर आर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ अ क्वांटम वेव फंक्शन टू बिकम अल्टरनेट रियलिटीज़। मीन्स अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि अगर एक यूनिवर्स में मैं कहीं पे बैठ के मैं एक वीडियो बना रही हूँ तो मेरा कोई रेप्लिका होगा जो किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में बैठ के वीडियो बना रहा होगा, पर वो जो पैरेलल यूनिवर्स हैं एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन सी कि सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं क्वांटम वेव फंक्शन की टू बिकम अल्टरनेट रियलिटीज़। 28 है Heisenberg uncertainty principle tells us that dash of a particle cannot be measured simultaneously with exact precision. So Heisenberg uncertainty principle is delta x delta p greater than equal to h cut. It means जो particle है उसका position and momentum जो है दोनों simultaneously exact precision के साथ measure नहीं करे जा सकते। So आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट टर्मिनल काउंट ऑफ मॉडुलस 13 बाइनरी नंबर। तो 13 जो बाइनरी नंबर है उसको अगर आपने उसको बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, 6 आ जाएगा, 1 रिमाइंडर आ गया, यहाँ पे लिखोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर 0 है, ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो आपके पास आ गया रिमाइंडर 1 एंड देन दिस 1 इन द लास्ट। सो यहाँ से नीचे से ऐसे करके हम बाइनरी इंटरप्रिटेशन लिखते हैं 1 1 0 1। बट यहाँ पे हमें क्या बताना है, हमें 13 का बाइनरी इंटरप्रिटेशन नहीं बताना, हमें टर्मिनल काउंट बताना है। टर्मिनल काउंट मीन्स जैसे 0 से लेके 12 तक 13 नंबर हो गए, तो 13 का जो टर्मिनल काउंट होगा वो 12 होगा और 12 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 1 0 0 होती है, ठीक है। क्योंकि हम जिसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, सॉल्व कैसे करते हैं 2 पावर 0 इंटू जो यहाँ पे नंबर है 0 प्लस फिर हम ऐसे चलते हैं उल्टी साइड चलते हैं 2 पावर 1 इंटू जो यहाँ पे नंबर है दूसरा नंबर कौन सा है 0 फिर प्लस 2 पावर 2 हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 2 पावर 3 एंड नेक्स्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो जब इस सारी को आप सॉल्व करोगे क्या आएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा प्लस 4 ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो हमारे पास कितना बन जाएगा नंबर 12। तो 12 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 1 0 0 है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि ये 13 का टर्मिनल काउंट है। नेक्स्ट है विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट द रेजिस्टेंस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। LDR का जो रेजिस्टेंस है वो कैसे वेरी करेगा इंटेंसिटी इंक्रीज करने के साथ। तो ये ग्राफ है LDR के लिए, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करती है जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन जो है सिक्योरिटी बेस्ड जो लेज़र बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम है वहाँ पे इसकी एप्लीकेशन होती है LDR की। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लाइट वेव्स मूव फ्रॉम वाटर टू एयर विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिमेन्स अनचेंज्ड। सो लाइट व्हेन मूव्स फ्रॉम वाटर टू एयर मीन्स डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो उस केस में क्या प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, तो आंसर इज ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी। तो ये कैसे आएगा, सो हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, तो हम इसको C/VM लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। और दूसरा हमें म्यू का फॉर्मूला पता है दैट इज इक्वल टू लैम्डा इन वैक्यूम ओवर लैम्डा इन मीडियम। लैम्डा इन वैक्यूम को हम लैम्डा ही लिखेंगे, सो लैम्डा अपॉन लैम्डा m हमारे पास यहाँ से आ गया। तो हम फ्रीक्वेंसी बोलें कि अनचेंज रहेगी, फ्रीक्वेंसी क्या आ गई V/λ, ठीक है। अगर मीडियम में फ्रीक्वेंसी की बात करें तो न्यू m जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू Vm ओवर लैम्डा m, ठीक है। तो अब Vm और लैम्डा m दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से Vm की वैल्यू निकाल देंगे C/λ
म्यू, और यहाँ से हम लैम्डा एम की वैल्यू निकालेंगे लैम्डा अपॉन म्यू, ठीक है। तो म्यू कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगा सी अपॉन लैम्डा। तो सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लैम्डा है वेलोसिटी ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो सी अपॉन लैम्डा क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी न्यू। सो इसलिए जो न्यू है दिस इज न्यू इन वैक्यूम, तो फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगी। सो जितनी फ्रीक्वेंसी इन मीडियम है न्यू एम, उतनी ही फ्रीक्वेंसी इन वैक्यूम है। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम इज, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेवलेंथ गिवन है, हमें पता है सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, और यहाँ से न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा करेंगे, सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 × 10⁸, लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड वी विल गेट द आंसर 4.4 × 10⁻14 हर्ट्ज। आंसर इज ऑप्शन सी। 33 photons, the quanta of electromagnetic waves have momentum that is, so photons के केस में जो हमारा एनर्जी मोमेंटम रिलेशन होता है ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो क्योंकि फोटोन्स का रेस्ट मास 0 होता है तो ई की वैल्यू आ जाती है यहाँ से पी सी, और हमें पता है एनर्जी जो है फोटोन की दैट इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू पी सी। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, ठीक है। इसलिए आंसर आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, क्योंकि जो न्यू है दैट इज सी अपॉन लैम्डा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो Z है इसका फॉर्मूला होता है रूट म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आंसर आता है अप्रॉक्सीमेटली 377 ओम। तो इसलिए यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर फैब्रिकेटिंग लाइट एमिटिंग डायोड दैट ऑपरेट्स इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जो यहाँ पे दो आंसर हैं गैलियम फॉस्फाइड एंड गैलियम आर्सेनाइड, बट जो गैलियम आर्सेनाइड है इसको एलईडी बनाने में यूज़ करते हैं, बट जो आपकी लाइट है दैट फॉल्स इन द इंफ्रारेड रीजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड रीजन में फॉल करती है, और जो गैलियम फॉस्फाइड है, ठीक है, वहाँ पे जो आपकी लाइट है दैट फॉल्स इन द विजिबल रीजन। तो इसलिए विजिबल रीजन के लिए आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द शीट रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर हैज़ यूनिट्स ऑफ। सो जो शीट रेजिस्टेंस है इट इज़ अ मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ थिन फिल्म्स। जो थिन फिल्म्स होती हैं उनकी जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म होती है, और उसको मेजर करते हैं इन ओम पर स्क्वेयर, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द बल्क रेजिस्टेंस जिसको आप ओम में मेजर करते हो, ठीक है। सो इसका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सिलिकॉन ऑक्साइड इज यूज्ड इन मोसफेट। मोसफेट में सिलिकॉन ऑक्साइड यूज़ करते हैं विच इज़ एन इंसुलेटिंग मटेरियल, और सिलिकॉन ऑक्साइड क्या करता है, ये जो इनपुट इम्पीडेंस होता है मोसफेट का उसको इंक्रीज़ कर देता है, और इनपुट इम्पीडेंस जो है हाई होना डिज़ायरेबल होता है, क्योंकि उससे लोडिंग इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज इन अ फुल वेव रेक्टिफायर करंट रेक्टिफायर सर्किट यूजिंग 2 डायोड्स द रिपल फैक्टर इज। तो फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है, जो हमारी एसी इनपुट होती है उसको रेक्टिफाई करके डीसी में कन्वर्ट करता है, और इसकी जो आउटपुट होती है दैट इज लाइक दिस, और इसका जो रिपल फैक्टर होता है फुल वेव रेक्टिफायर का दैट इज 48.2% और 0.482। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर आ जाए तो उसका जो रिपल फैक्टर है दैट इज 1.21। 39th है द एसआई यूनिट्स ऑफ ओप एम्प स्लीव रेट आर। सो जो ओप एम्प का स्लीव रेट होता है दैट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज ऑफ ओप एम्प। रेट ऑफ चेंज आ गया तो डी वी ओवर डी टी हो गया, मीनिंग इसके यूनिट जो होंगे दैट इज वोल्ट पर सेकेंड। जनरली इसको वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड में मेजर करते हैं, पर यहाँ पे जो ऑप्शन है दैट इज वोल्ट पर सेकेंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एमिटर करंट, बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। तो हमें पता है कि जो एमिटर करंट है दैट इज द समेशन ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट ट्रांजिस्टर के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। 41 है फील्ड इफेक्टेड ट्रांजिस्टर इज एफईटी जो होता है दैट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, क्योंकि एफईटी में जो ड्रेन और सोर्स के बीच में करंट फ्लो करता है दैट इज कंट्रोल्ड बाय वोल्टेज एट द गेट। सो ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। ऐसे अगर ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन आ जाए तो वो एक करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, गेट विद ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट। वन इनपुट और वन आउटपुट का एक ही गेट होता है जिसको हम नॉट गेट बोलते हैं। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे वन इनपुट आएगी और वन ही आउटपुट आएगी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पीस ऑफ कॉपर एंड जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 100 केल्विन देन। तो यहाँ पे हमारे पास कॉपर एंड जर्मेनियम गिवन है। कॉपर मेटल है, जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर है। हमें पता है कि जो मेटल है उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। मींस टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगा, एंड अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं 300 से 100 केल्विन। तो इट मीन्स इसका जो टेम्परेचर डिक्रीज़ होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर विल डिक्रीज़। तो कॉपर के ऊपर ये इफेक्ट हो गया। और दूसरा जो है जर्मेनियम, क्योंकि जर्मेनियम जो है सेमीकंडक्टर है और सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का वो नेगेटिव होता है। मीन्स इसमें उल्टा इफेक्ट होगा कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेगा तो जर्मेनियम का रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो जर्मेनियम का रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, क्योंकि जर्मेनियम में हमें पता है कि अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर ज़्यादा जनरेट होंगे। इट मीन्स कि करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो मीन्स जो आपका रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, और सिमिलरली टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जर्मेनियम का रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। 44 है, सर्टन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हैज़ आर आई इज इक्वल टू 1 किलो ओम एंड आर एफ इज इक्वल टू 100 किलो ओम। द क्लोज्ड लूप गेन इज। तो यहाँ पे जो क्लोज्ड लूप गेन है उसका जो फॉर्मूला है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में दैट इज़ 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई। और जब आर एफ और आर आई दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 100। सो आंसर आ जाएगा 100 प्लस 1, 101, ऑप्शन सी। 45th क्वेश्चन है, फॉर गुड कंडक्टर स्किन डेप्थ वेरीज इनवर्सली विद। तो जो स्किन डेप्थ होती है उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी कंडक्टिंग मीडियम के अंदर एंटर करती है तो उसका जो एम्पलीट्यूड है डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उस एटेन्यूएशन हो जाती है एम्पलीट्यूड की। तो अगर उसका इनिशियल एम्पलीट्यूड लेटर से कि ए नॉट है और जिस डिस्टेंस पे जाके वो 1/e फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगा, मींस ए नॉट बाय ई हो जाएगा, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड स्किन डेप्थ। और इसका जो फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू √2/ओमेगा म्यू सिग्मा। जो सिग्मा है कंडक्टिविटी है, म्यू परमिएबिलिटी है, और जो ओमेगा है 2 पाई न्यू, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो स्पिन डेप्थ है इट वेरीज इनवर्सली टू द हाफ पावर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आ गया आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज। सो व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, जो फोर्स होती है पार्टिकल के ऊपर बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय क्यू वी क्रॉस बी और क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पे जो फोर्स है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड बी, क्योंकि ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। ये वेक्टर्स एक प्लेन में लाई करेंगे और फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर होगा, तो इसलिए हम इस फोर्स को क्यू वी बी लिख देते हैं। तो इट मीन्स अगर हम एक प्लेन में कंसिडर कर लें कि इस साइड मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी है, मीन्स पार्टिकल मूव कर रहा है, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, देन फोर्स विल बी इन द थर्ड डायरेक्शन। ठीक है, थर्ड एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लगेगी। और जो वर्क डन है यहाँ पे अगर हम वर्क डन निकालें दैट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी एस, और इसको आप लिख सकते हो एफ डी एस कॉस फाइव, वेयर फाइव इज द एंगल बिटवीन डी एस फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, क्योंकि जो फोर्स है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पार्टिकल, तो ये जो एंगल बनेगा फाइव दैट इज 90 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पे वर्क डन जो हो जाएगा दैट इज 0। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47th है, बीम ऑफ प्रोटोन इज डिफ्लेक्टेड इन वर्टिकल डायरेक्शन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड देन। तो हमें प्रोटोन का बताना है कि उसकी वेलोसिटी, मोमेंटम, किनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम ये ऑप्शन ले लें डी की किनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि किनेटिक एनर्जी कांस्टेंट का मतलब फिर उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, मोमेंटम भी कांस्टेंट है, तो तीनों ऑप्शंस तो हो नहीं सकते। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन सी, किनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटोन विल इंक्रीज। और इसको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि ये कैसे आएगा। सो जो प्रोटोन मूव कर रहा है, जो उसके ऊपर फोर्स है दैट इज इक्वल टू एम ए, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स लगाई जा रही है दैट इज क्यू ई। क्यू जो है दैट इज चार्ज ऑन द प्रोटोन, हमने उसको ई लिख दिया।
सो दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी, एम ए इज इक्वल टू ई, यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा जो है प्रोटोन, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो प्रोटोन क्योंकि वर्टिकली मूव कर रहा है तो इसलिए हम अगर ये वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वेयर वी वाई इज द फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, यू वाई इज द इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो इनिशियली वेलोसिटी क्या होगी 0, तो यहाँ से हम फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे वी वाई की, और जो s है दैट इज़ द डिस्टेंस मूव्ड, हम उसको ले लेते हैं l, तो इसकी वैल्यू हम l सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से भी हमारे पास इस फॉर्मूले से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों एक्सेलरेशन की वैल्यू हैं, दोनों को इक्वेट करेंगे और इस m को इस साइड ले जाएंगे तो हाफ एम बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी e इंटू ई एल, वेयर ई एल जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सो जो इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी आएगा दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन द प्रोटोन इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस। सो इसलिए जो किनेटिक एनर्जी है प्रोटोन की वो इंक्रीज कर जाएगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रॉन विद इलेक्ट्रिक चार्ज E is decreasing is describing a circular orbit of radius a in a plane perpendicular to the z axis along which there is a uniform magnetic field B. The magnitude of angular momentum of electron, तो हमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालना है कितना होगा, और जो रेडियस है सर्कुलर ऑर्बिट का दैट इज a। सो यहाँ पे जो पार्टिकल का मोशन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, इसलिए जो एंगल हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे जब हम जो फोर्स है पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है दैट इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसी केस में सर्कुलर मोशन पॉसिबल होगा। तो इसलिए फोर्स इज क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री है तो इसलिए 1 आ गया। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है एम वी स्क्वायर ओवर आर, आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट दैट इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से हमारे पास एम वी का वैल्यू आ जाएगा क्यू ए बी, और Q जो है चार्ज ऑन द प्रोटोन है विच इज इक्वल टू E, तो एम वी की वैल्यू आ गई ई ए बी। हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर, और यहाँ पे एम वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, और आर क्या है रेडियस है सर्कुलर ऑर्बिट का दैट इज इक्वल टू ए। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एल की वैल्यू आ जाएगी बी ई ए स्क्वेयर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। 49th क्वेश्चन है लाइट वेव्स आर मोर डिफिकल्ट टू डाइफ्रैक्ट देन साउंड वेव्स बिकॉज ऑफ। सो इसका आंसर है स्मॉलर वेवलेंथ, क्योंकि लाइट वेव्स की वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साउंड वेव्स। साउंड वेव्स की फ्रिक्वेंसी में पता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में वेरी करती है, और इसलिए इसकी जो वेवलेंथ होती है दैट इज वेरिंग बिटवीन फ्यू मीटर्स टू मिलीमीटर, ठीक है। तो इसलिए जो अपर्चर्स होते हैं जनरली जो हम रूटीन लाइफ में देखते हैं कि जो अपर्चर्स होल्स जिसका साइज जो होता है मीटर्स में होता है, तो जब डायफ्रैक्शन कब होता है जब आपका अपर्चर का साइज इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव हो, ठीक है। तो यहाँ पे साउंड वेव की वेवलेंथ के कंपेरेबल में अपर्चर का साइज होता है, इसलिए साउंड वेव्स की डिफ्रैक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है डिफ्रैक्शन एज कम्पेयर टू लाइट वेव्स। सो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। और लास्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर इज टू कन्वर्ट, जो ट्रांसड्यूसर होता है दैट कन्वर्ट्स द नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। सो दैट इज ऑल अबाउट द आंसर कीज ऑफ मास्टर केडर बैकलॉग साइंस exam. And if you like the video, please subscribe my channel for the more videos on MCQs for different competitive exams. Thank you.